गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका बहुत 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 आई वेलकम यू हियर ऑन ब्रूटली ऑनेस्ट विद वीआरए। मैं कुछ साल पहले मेरी एक ऐसे जनाब से मुलाकात हुई जिनके बारे में सुन रखा था, जिनके बारे में पढ़ा था, उनके ट्वीट्स भी पढ़े थे। लेकिन उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं जैसे मैं पहली बार मिल रहा हूं। और इतनी एक वार्मथ, एक इतनी समझ, एक इतनी विजडम, एक इतना एक्सपीरियंस, और उसके साथ भलमन साहत, एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति। आरिफ आजकिया जी, आज आप आए, बड़ा अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत इसमें स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, विवेक जी नमस्कार। और विवेक जी, आपसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो मैं आज भी मुझे एक एक लम्हा याद है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ऑनर। और जब मैं किसी भारतीय सिटीजन से मिलता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी परिवार के मेंबर से मिल रहा हूँ। और मुझे जो वार्मथ और वेलकम भारतीय कम्युनिटी से जो मिला है, जो मान सम्मान मिला है, राखियां मिलती हैं जो हर साल, ये छोटे मोटे धागे के बंधन नहीं होते, ये दिल के रिश्ते होते हैं। और आई एम सो ग्लैड टू बी बैक इन माय परिवार। वाह, क्या बात है। पर तो फिर ऐसा क्यों है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं आपने बगावत कर दी, आप बागी हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं अब अगर मैं आपके? अपने परिवार की तरफ लौटता हूँ, अपनी ओरिजिन की तरफ लौटता हूँ, तो इसमें बगावत क्या। अब एक मिसाल है कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी है जो यहाँ पे पैदा हुआ है, उसका बाप भी यहाँ पैदा हुआ है, 3 जनरेशन से वहां रह रहा है, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी कहता है। तो मेरे तो पिताजी और माताजी दोनों उधर पैदा हुए थे, इंडिया में। तो मैं अगर अपने आप को इंडियन कहता हूँ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर नेशनलिटी, लेकिन आफ्टर ऑल मेरा हक है कि मैं अपने आप को इंडियन मानूं, क्योंकि हजारों साल से हम इंडियन थे। मैं पहला हूं अपने पुरखों में से जो कि आउट ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, वरना हमारी जितनी नॉन हिस्ट्री है, हम इंडियन हैं। तो फिर अगर मैं अपनी ओरिजिन की तरफ जाता हूं, तो जो गद्दार मुझे कहते हैं, पहले वो तो अपनी वफादारी साबित करें अपने मातृ देश से, आफ्टर ऑल पाकिस्तान वाज इंडिया। वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन आज देखिए, हिंदुस्तान का जो एक दुर्भाग्य, बदकिस्मती है, वो ये है कि यहीं के बहुत सारे लोग जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं यंग दिमागों को, यंग लोगों को, ऐसे तमाम लोग हिंदुस्तान में जो यहीं पैदा हुए, यहीं रहते हैं और जिनके हिंदू नाम, सरनेम है, सब कुछ है, वही लोग आज पता नहीं क्यों ऐसी ताकतों के साथ मिल गए हैं, उनके बारे में उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनके लिए जिरह करते हैं। जो लोग, मैं सिर्फ इंडिया ही नहीं बोलूंगा बल्कि इस पूरी रीजन को पीसफुल नहीं रहने देना चाहते हैं, जो इस रीजन के दुश्मन है। अब जैसे अभी हाल फिलहाल की बात ले लीजिए, तालिबान का। तालिबान के तमाम वीडियो आए जिसमें वो लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे, उनके दुनिया भर का सब हुआ। इवन जो हमारे यहाँ की जो ये अर्बन नक्सल गैंग है, जो दानिश सिद्दीकी, एक फोटोग्राफर को मार डाला था तालिबान वालों ने, आप जानते होंगे, वो रियूटर्स का जी 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 जी। तो उसके बावजूद भी रविश कुमार जैसे लोगों ने तालिबान की बुराई नहीं की। उन्होंने बोला कि हम 1000 लानतें भेजते हैं उन गोलियों को, भेजते हैं उन गोलियों को। भाषा देखिए, हम 1000 लानतें भेजते हैं उन गोलियों को जिनने दानिश सिद्दीकी को मारा। वो वैसी ही रिपोर्ट हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स या कहां छपी थी पिछले साल या उसके पिछले साल, कि टू एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या? ये तो देखिए 5 साल का बच्चा भी बता सकता है क्या सही है गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं। तालिबान टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। फिर हमारे जो ये बुद्धिजीवी हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि तालिबान आईएसआई का दूसरा नाम है। वो कहते हैं ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आप लोग ऐसा बोलते हैं। इसके बारे में जरा आप बताइए, आपका क्या सोचना है? देखें, अफसोस मुझे बहुत होता है जब आपने जो मिसाल दी ऐसे लोगों की। खास तौर पे मैंने अभी जब देखा कि तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, तो लोगों ने इसको आरएसएस से कंपेयर कर दिया। अब मुझे कोई एक चीज बता दे, कोई वाकया बता दें जब आरएसएस ने बंदूक के जोर पे किसी के सर पे रख के गोली मारी हो, किसी क्या को बुर्का पहनाया हो जबरदस्ती, 15 से 45 साल की औरतों को अलल ऐलान उठा के ले गए हों, उनके साथ निकातुल जिहाद किया हो। कोई तो वाकया बताएं जिससे कि आप पैरेलल ड्रॉ करें आरएसएस का तालिबान जैसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको के हक्कानी ग्रुप, उसमें तालिबान में भी बड़े फैक्शंस हैं, वो हाँ, सब टेररिस्ट हैं।
मुझे अफसोस ही नहीं होता, मुझे दुख होता है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं भारतीय मीडिया में भी और सेलिब्रिटीज में भी, जो तालिबान को कंडेम क्लियर अल्फाज में नहीं करते, जबकि तालिबान एक क्लियर आइडियोलॉजी लेके आए हैं, चाहे इस्लाम के नाम पे करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन एक ब्रूटल आइडियोलॉजी है, एक इनह्यूमन आइडियोलॉजी है। सबसे पहले तो तालिबान 50% ऑफ पॉपुलेशन औरतों को तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो हमारी महकूम है, ये मर्द की मर्जी के बगैर, अपने महरम की मर्जी के बगैर तो ये छींक भी नहीं मार सकती। तो ये आज की दुनिया में 1400 साल पहले होता होगा, आज की दुनिया में इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जब हम देखते हैं, और फिर इंडिया में जहां पे मॉडरेट हैं, जैसे आपने रविश कुमार जी का नाम लिया, जैसे आपके बॉलीवुड में स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने ऐसी ऐसी ट्वीटें की कि मैं देख के हैरान रह गया कि यार इनको आईना देखते हुए भी शर्म नहीं आती कि मतलब किस तरह की चीजें करते हैं। अब एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म। अरे कहाँ है? हम तो चाहते हैं कि हिंदू कम से कम इतना अटैच्ड हो जाए अपने धर्म से जितना मुसलमान है, तो हिंदुस्तान का रिवाइवल और इसकी पास्ट ग्लोरी जो है वो वापस आ जाएगी। क्योंकि सबसे को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करने वाले, सबसे लिबरल और सेक्युलर अगर कोई धर्म है तो सनातन है। अगर मैं यूनाइटेड नेशन जाता हूं, वहां पे मैं देखता हूं यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो तो पूरे का पूरा गीता से लिया गया है। गीता आपको पाबंदी नहीं करती कि आप किस भगवान पे बिलीव करते हैं, किसकी इबादत करते हैं। वो कहते हैं भाई इंसान बनो, बस तुम अच्छे इंसान हो, जानवरों का ख्याल रखते हो, प्लांट्स का, एटमॉस्फेयर का ख्याल रखते हो, तुम्हारे को अच्छे कर्म का फल मिलेगा। जबकि अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं कि तुम अगर अल्लाह पे बिलीव नहीं करोगे तो जन्नम की आग में सड़ोगे। तो चाहे तुम कैसे भी इंसान हो, अभी एक इंडिया के मौलवी साहब कह रहे थे कि दुनिया का बदतरीन मुसलमान दुनिया के बेहतरीन नॉन मुस्लिम से भी अच्छा है। ये कौन सी लॉजिक है? तो यही चीज यहां पे आ जाती है कि तालिबान को जो डायरेक्ट कंडेम नहीं करता, वो खुद उसको कुछ इंसानियत का दर्स लेने की जरूरत है, या फिर एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से इनको इलाज कराने की जरूरत है। नहीं, इन लोगों का मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। इनमें से बहुत सारे लोग तो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फंडेड या एक नेक्सस के पार्ट हैं, जिस नेक्सस के इनको तमाम फायदे होते हैं। और ये लॉबी तो अब ग्लोबल हो गई, अभी अमेरिका में भी देखा हमने, यूके में भी देख ही रहे हैं इन लोगों को। तो ये लोग तो मौका परस्त लोग हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं भी, मैंने एक बात बताऊं कि मैंने देखा है कि जब जब कोई लोग आतंक बढ़ा देते हैं, जैसे जब हिटलर ने आतंक अपना बढ़ाया था, तो उस वक्त जर्मन लोग भी उसके खिलाफ थे, काफी लिटरेचर लिखा उन लोगों ने, छुप छुप के भाग गए, अमेरिका चले गए, कहीं कहीं चले गए, उसके अगेंस्ट उनने आवाज उठाई, एक्टिविज्म किया। हिंदुओं में भी देखिए, अगर जब हिंदू लोग किसी को मार देते हैं या किसी को कुछ क्राइम करते हैं, गलत करते हैं, पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उनके अगेंस्ट। ये मैंने अमेरिका में भी देखा है, यूके में भी देखा है, क्योंकि ये इंसानी नेचर है कि अगर कोई अमानवीय, एक बहुत ही इनह्यूमन काम करता है, अगर देखिए किसी बच्चे की कोई पिटाई कर रहा है या औरतों को सड़क पर बैठा के मार रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी आदमी बोलेगा, और इसका पढ़ाई लिखाई से बहुत लेना देना नहीं है। एक बात मैं समझना चाहता हूं, पहले अपन काबुल अटैक की पॉलिटिक्स में घुसे डिटेल में, मैं ये समझना चाहता हूं क्या कारण है आरिफ भाई कि जो ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो काफी ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, या इंडस्ट्री में हैं, या आईटी में हैं, आईटी इंजीनियर में हैं, और जो खुद लिबरल आर्ट्स के प्रोफेसर्स हैं, ये लोग कभी इस्लामिक टेररिज्म को खुल के कंडेम क्यों नहीं? मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिफेंस में खड़े हो जाइए, आप कंडेम तो ये तो कहें कि नहीं भाई, ये काबुल अटैक जो हुआ कल, वो अमेरिका में जो 17 अमेरिकन मारे गए, अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम जिनको रिफ्यूज दिया अमेरिका ने, जिनको एजुकेशन दिया अमेरिका ने, कम से कम जिनके शपथ लेके, जब अमेरिका में सिटीजनशिप लेते तो शपथ लेनी पड़ती है कि अगर इफ यू टू चूज बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, और अमेरिका और पाकिस्तान, विल चूज अमेरिका। उसके बावजूद इन लोगों ने चू नहीं करी। देखिए, मैं पढ़ रहा था आज सुबह से, कहीं किसी अमेरिकन मुस्लिम ने, इंडियन मुस्लिम ने कहीं कुछ एक शब्द इसके खिलाफ नहीं बोला, जबकि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन जब अमेरिकन लोगों को मारा गया तो इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला।
तो क्या कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध नहीं करती है? आपने जो शुरू में बात की, जो माइंडसेट की जनरली है कि हिंदू भी कंडेम करता है, ये वो, उस चीज को तो आपने बेहतरीन खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है अपनी किताब अर्बन नक्सल में। उस अर्बन नक्सल में तो आपने इस पूरे माइंडसेट का पूरा बता दिया है कि ये क्या माइंडसेट है। अब आते हैं, आपने जो पूछा कि मुसलमान, तो देखें, एक मुसलमान जो है ना, जैसे मैं हूं, जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरी अम्मा ने जाके मुझे मदरसे में बिठा दिया। मुझे जो पहला सबक पढ़ाया गया कि तुम अफजल हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी वहां से मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं अफजल हूं, मैं करेक्ट हूं, बाकी सब गलत हैं। आगे मुझे सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम बेहतर हो, चाहे तुम दुनिया में कितने भी गंदे काम कर जाओ, तुम जाके जन्नत में बैठोगे। लेकिन विवेक जी पूरी जिंदगी अपनी खिदमत करें इंसानियत की, कोई गलत काम ना करें, लेकिन वो जाएंगे जहन्नम में इसलिए कि उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा। ये आ जाता है दिमाग में। अब हमारी एक जिम्मेदारी बांधी जाती है बचपन से, मदरसों में, स्कूलों में, डेली लाइफ में, पेरेंट्स हुए, रिश्तेदार हुए, कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसको मार दो। तो आप कंडेम करने की बात करते हैं, इनका बस चले तो ये सारे मुसलमान तलवारें लेके नॉन मुस्लिमों का कत्ल करें। तालिबान के कितने कमांडर्स ने अभी टेक ओवर के बाद ये बयान दिया है कि शरीयत ग्लोबल है और ये पूरी दुनिया में एक दिन लागू होगी। जब ये माइंडसेट हो, और ये मेजोरिटी ऑफ, वेरी वास्ट मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों का माइंडसेट है ये, क्योंकि बचपन से हमारी ब्रीडिंग ऐसे होती है कि भाई आपका फर्ज है कि गैर मुस्लिमों को, अब जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों का एक और बड़ा मसला है कि हमारे जहन में एक कीड़ा डाल दिया जाता है बचपन से, गजवा हिंद, कि हमारे नबी पाक ने कहा था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इंडिया का एक एक मंदिर नहीं टूट जाएगा और इंडिया का एक एक इंसान मुसलमान हो जाएगा। अब हम बचपन से एक ख्वाहिश लेके चलते हैं, चाहे हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में, कि भाई साहब इंडिया तो हमारा है, ये हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है क्योंकि हमारे नबी ने कह दिया कि हमारा है तो हमारा है। अब ये जल्दी मुसलमान हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो इनका कत्लेआम करो। तो आप पूछ रहे हैं कि कंडेम नहीं करते, मैं कहता हूं इनका बस चले तो ये सब मिलकर कत्लेआम शुरू कर दें गैर मुस्लिमों का। अब काबुल में जो 17 अगर अमेरिकन मरे हैं तो 60-70 मुसलमान भी तो मरे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कत्लेआम पिछले 40 साल से या 35 साल से किया है, किसका किया है? कोई नॉन मुस्लिम नहीं, सारे मुसलमानों को मारा है। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में बलोचों को, सिंधियों को मार रहा है या पख्तूनों को, वो भी मुसलमान है। इराक में, सीरिया में, यमन में, तो ये इनकी एक सुपरमैसिस्ट आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल इस्लाम है। जैसे कि आपने देखा कि बनु उमैया की खिलाफत थी, फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई, फिर ओटोमन एम्पायर आई। ये एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके चलते थे, रास्ते में मुसलमान आए, काफिर आए। अब अहमद शाह अब्दाली है, ये जब अफगानिस्तान से उठ के दिल्ली आता था तो रास्ते में कितने मुसलमान घरानों को कुचलता हुआ जाता था। क्या इसके लश्कर कत्लेआम करते वक्त देखते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तो ये एक पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके प्रचार के लिए, जिसके एक्सप्रेशन के लिए, जिसके इंपीरियलिस्टिक इंपोजिंग के लिए ये रास्ते में सबको मार देते हैं। कत्लो गारत इनका शेवा है। आपके जाकिर नायक क्लियर अल्फाज में कहते हैं कि इस्लाम फैला ही तलवार के जोर पे है और आगे भी तलवार के जोर पे फैलेगा। ये इनका माइंडसेट है। इसमें ये कंडेम तो कर नहीं सकते, चाहे आप अमेरिका में पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, वो भी अमेरिका में या इधर हम लंदन में जब इलफर्ड जाते हैं अपने इलाके में शाम को, तो यंग बच्चे जुब्बा पहन के, टोपी पहन के, पीछे बस्ता लटकाए मदरसे जा रहे होते हैं। आप मुल्क में रह के उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? मदरसे में तो विवेक भाई आपके हिंदुस्तान में 85% नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उनको 5 टाइम लाउड स्पीकर पर सुनाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। 85% नॉन मुस्लिम को हम सुना रहे हैं। क्या आपके मंदिरों से ऐसी आवाज आ सकती है 5 टाइम कि भगवान शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है? फौरन आपके ऊपर लेबल लग जाएगा कि हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म और सुपर मासिस्ट, ये वो। लेकिन ये देखिए इंडिया में देखिए, चाहे तो वो फिल्म बनाते हैं बजरंगी भाईजान, कोई प्रॉब्लम मुझे तो, कोई रत्ती भर का मुझे तो प्रॉब्लम लगा नहीं, लेकिन
बजरंगी के साथ जब आप भाईजान लगाते हैं तो आप एक तरह का सेकुलरिज्म क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कि भाई बजरंगी एकदम हार्डकोर हिंदू, हनुमान, उधर आपने भाईजान लगा दिया उसके साथ, तो वो एक मुस्लिम कल्चर का वर्ड है भाईजान। हिंदू लोग आपस में एक दूसरे को भाईजान नहीं बोलते, आपने उनको जोड़ दिया। लेकिन अगर कोई बना दे श्रीमान राम भक्त मोहम्मद, तो हंगामा मच जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा वो। अभी मैं कश्मीर गया था तो मैंने ऐसी मजाक में सिर्फ ये लिखा कि भाई मैं आजकल वेजिटेरियन हूं, तो मैंने वही मजाक में ऐसे ही लिख दिया कि वेजिटेरियन वाजवान नहीं मिल रहा है यहाँ, तो अब मैं यहाँ आ गया हूं तो कहीं चेंज किया जाए, थोड़ा लिया जाए। तो मेरे खिलाफ उन्होंने फतवा इशू कर दिया। फतवा का कारण क्या है? उसका रीजन ये दिया है कि आप आके हमारा कल्चर चेंज करना चाहते हैं। कैसे कल्चर चेंज करना चाहते हैं कि मैंने वेजिटेरियन वाजवान की डिमांड कर ली और वाजवान वेजिटेरियन नहीं हो सकता, वेजिटेरियन वाजवान तो मोदी और आरएसएस का है। तो ऐसे उन्होंने जोड़ जाड़, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज कुरान को या इस्लाम के जो भी उनके कमांडमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उसके मेरिट और डिमेरिट में नहीं घुसूंगा, हर चीज अपने वक्त के हिसाब से इवॉल्व होती है। लेकिन एक तो शारिया को लेके हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत डिफेंड कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स। मैं भी कुछ दिन पहले एक पार्टी में गया था, वो बहुत सारे हमारे बॉलीवुड के सेक्युलर लिबरल प्रोग्रेसिव लोग थे। तो वो मुझसे ये कहने लगे कि आपको शारिया से क्या ऑब्जेक्शन है? मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, वो लोग मार रहे हैं एक दूसरा, तो कहते हैं क्या ऑब्जेक्शन है शारिया से? आपके कल्चर का आप चाहते हैं रिस्पेक्ट हो, तो ये तो इस्लाम आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, सबसे ज्यादा मारने वाले लोग हैं, उनके मुल्क हैं जो सेक्युलर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया में इस्लामिक मुल्क ही है। अगर वो लोग कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं आपका कल्चर है, वैसे ही वो कल्चर। मैंने कहा लेकिन मैंने इतने सारे कल्चर घूम के देखे हैं दुनिया में, ऐसा कल्चर नहीं देखा। ये देखो वीडियो, यहाँ काट रहे हैं, मार रहे हैं, बंदूक में बैठाल के वो कर रहे हैं, औरतें ये नहीं कर सकती। मैंने डाला भी था औरतों के खिलाफ क्या क्या, गाना नहीं गा सकती, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें नहीं कर सकती। तो ये कैसा कल्चर हुआ? तो कहते हैं अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपके इंडिया के मामले में कोई दखल अंदाजी करता है तो आप कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, इसमें आप इंटरफियर नहीं कर सकते। तो अफगानिस्तान में उनकी पॉलिटिक्स से जो कर रहे हैं उसमें आप क्या को दखल अंदाजी कर रहे हैं? मैंने कहा ये तो यार, या तो बहुत ही अक्लमंद आदमी है जो ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग, या इस लेवल पे लोग आज की तारीख में डिफेंड करने लगे। तो ये शारिया को पढ़े लिखे सक्सेसफुल लोग डिफेंड करते हैं। आखिर ये शारिया को लेकर सारी दुनिया में कंफ्यूजन है क्या? क्या शारिया वाकई में अच्छा है जैसा कई लिबरल लोग बोलते हैं, या शारिया वाकई में इनह्यूमन है? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखें विवेक भाई, शरिया अगर अच्छी होती ना तो अफगानिस्तान के लोगों से ज्यादा रिलीजियस शायद ही कोई ग्रुप होगा दुनिया में। तो जब शरिया आई काबुल में तो सब हवाई जहाजों से लटक के क्यों भाग रहे थे? सारे के सारे अफगान। देखे अगर शरिया अच्छी होती तो कोई एक अफगान की तो फोटो में नजर आती जो फूल लेके जाता, तालिबान को फूल पेश करता। क्योंकि दुनिया में जब रिवॉल्यूशन आते हैं और पब्लिक उसके साथ होती है ना तो वो फूल पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ तो भाग रहे हैं लोग, 4 करोड़ अफगानी हैं, 4 के 4 करोड़ भागने को तैयार हैं। मुसलमान शरीयत का एक मसला है। शरीयत का मसला ये है कि मैं अपने एक पाकिस्तान या सऊदी अरब या एक स्ट्रिक्ट शरिया कंट्रोल कंट्री में रहता हूं तो मैं उस शरीयत से भागना चाहता हूं। मैं भाग के आता हूं यूरोप आके मैं लड़कियां फंसाता हूं, शराबें पीता हूं, सब करता हूं शरीयत के खिलाफ काम। फिर एक गोरी से शादी करके नेशनलिटी लेता हूं, जैसे तैसे करके पैसे कमाता हूं, नेशनलिटी मिल जाती है। गोरी को छोड़ के मैं अब पाकिस्तान जाता हूं, देसी बीवी लाता हूं। देसी बीवी लाके जब मैं अपने देसी बच्चे पैदा करता हूं ना, बेटी पैदा होती है ना, तो मुझे अपना पास्ट याद आता है कि यार कल को तो मेरी बेटी को यूज किया जाएगा यहाँ अय्याशी के लिए। तो मुझे शरीयत पसंद आने लगती है। फिर मैं मुनाफिक हूं, मैं खुद सारी जिंदगी शरीयत के खिलाफ चला हूं। अब अपने बच्चों को मदरसे भेज रहा हूं, बेटी पे पाबंदियां लगा रहा हूं, और यहाँ पे इंग्लैंड में शरीयत लाने का मुतालबा कर रहा हूं। शरीयत में आपके राना अयूब ले लें, आप अरफा खानम शेरवानी को ले लें, आप सबा सिद्दीकी को ले लें, फरहान अख्तर को ले लें, सैफ अली खान को ले लें, कबीर खान को ले लें, इनको बोले आप 4 दिन शरीयत में रह के दिखा दें। ये खुद शरीयत में नहीं रह सकते। सैफ अली खान अपनी बीवी बच्चों के साथ 4 दिन मुझे अफगानिस्तान में बुर्का पहना के करीना कपूर को घुमा घुमा के दिखा दे, मुझे मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई ये शरीयत को पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो आम मुसलमानों को डाउन ट्रोडन रखने के लिए, उनको पिसा हुआ रखने के लिए, उनके लिए ये इस किस्म के पॉलिटिकल नारे लगाते हैं। वरना शरीयत को जो डिफेंड करते हैं ना ज्यादातर कम्युनल लीडर्स या सेलिब्रिटीज, वो खुद शरीयत के खिलाफ हैं। वो खुद शरीयत में, आप मुझे ये बताएं
क्या अरफा खानम शेरवानी रोज आपको आजकल मिलेगी, दरगाह निजामुद्दीन की तस्वीर लगा रही है, या राना को आप देखेंगे तो खाना काबा की तस्वीर लगा रही है। मुझे ये बताते हैं छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं ये लोग? छुट्टियां मनाने तो अमेरिका, पेरिस, इधर उधर जाते हैं। भाई जाओ ना, हर साल उम्रा करने जाओ, अगर इतना ही तुम्हें शरीयत पसंद है तो। ये सब मुनाफिकत है। शरीयत को पसंद करने वाला आपको दुनिया में सिवाय अब तालिबान है। अफगानिस्तान पे 65,000 तालिबान ने आकर कब्जा कर लिया। 4 करोड़ सिविलियन जो हैं, जो लड़ नहीं सकते, क्योंकि सिविलियन कभी जंगे नहीं लड़ते, तो सिविलियन जो 4 करोड़ है वो शरीयत से भाग रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल अमेरिका के रूल में, गनी के रूल में, करजाई के रूल में देख लिया है कि लिबरलिज्म क्या है। क्रिकेटर राशिद खान इनका रोल मॉडल है, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर इनका रोल मॉडल नहीं है। तो शरीयत को कोई आम मुसलमान पसंद नहीं करता, ये कम्युनल लीडर्स का अपना इम्पोज किया हुआ। इस्लामिक जो कंट्रीज है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पे कोई रिफ्यूज नहीं लेना चाहता है, सब भाग के इंडिया, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जाना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब दुविधा है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा सऊदी अरब को नाउ, क्या आज का सऊदी अरब की लीडरशिप रिफॉर्म्स ला रहा है। अब चूंकि बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया है, इमाम इस्लाम है, तो ओवरनाइट चेंजेस नहीं ला सकता। इस्लाम के 2 पिलर हैं, सुन्ना और कुरान। सऊदी अरब ने सुन्ना को खत्म कर दिया कि भाई हदीस की कोई वैल्यू नहीं है। लाउड स्पीकर पे पाबंदी, औरतों के बुरके खत्म कर दिए, औरतों को हरम शरीफ में वर्दी पहना के खड़ा कर दिया। ये रेडिकल चेंजेस आई हैं सऊदी अरब में। ड्राइविंग भी अलाउ कर दिया, औरतों को ड्राइविंग भी अलाउ कर दिया। 10 साल बाद आप सऊदी अरब का नक्शा दुबई जैसा देखेंगे, वहां भी शराब खाने होंगे और सब चीजें होंगी। तो मैं समझता हूं कि रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी रिलीजन एक्सेप्ट सनातन, क्योंकि सनातन एक एटर्नल रिलीजन है, फिलोसॉफी है, क्योंकि ये इसमें आपको को एग्जिस्टेंस और यूनिवर्सलिटी नजर आएगी। लेकिन आप देखें बाइबल खत्म हो गई आज के दौर में, कोई क्रिश्चियन अपनी डेली लाइफ में क्रिश्चियनिटी को यूज नहीं करता। ऐसे ही इस्लाम को भी नॉन पॉलिटिकल करना होगा। ये शरीयत के नारे लगाने वाले हिपोक्रेट्स हैं। लेकिन अब इसमें पॉलिटिक्स ये देखिए कि इनको देखिए, कितने भी गुस्सा हो, अगर बंदूकें नहीं होंगी तो कुछ कर नहीं सकते। अब प्रॉब्लम है कि इनको आर्म करने वाले भी तो अमेरिका जैसी कंट्रियां बैठी हुई हैं। पहले वो एक पूरा स्टोरी क्रिएट करती हैं, फिर वहां जाती हैं, फिर वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो एक अगर इनके पक्ष से बोला जाए, आज देखिए 20 साल से अफगानिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, इराक वहीं का वहीं खड़ा है, ईरान वहीं का वहीं खड़ा है, कितने लीबिया, ये सीरिया, ये सारे मुल्क पीछे ही चले गए। देखा जाए तो मैं पाकिस्तान गया था 80s में, लाहौर गया, इस्लामाबाद गया, रावलपिंडी गया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं किसी और मुल्क में आया हूं। वहां पे जो मर्द लोग थे वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे, औरतें जो थी वैसे ही कपड़े पहनती थी जिससे दिल्ली में सब पहनती थी, कोई वो नहीं था। उसके वो जियाउल हक का आपका रिजीम आया, उसके बाद सारा चेंज हो गया वहां पे। और उसके बाद वही लड़कियां मेरे को अमेरिका में भी मिलती हैं, पुरानी मेरी दोस्त, तो वो पूरी ऊपर से नीचे ढकी रहती हैं, ऐसे पर्दा अर्दा वो नहीं पहनती है बुर्का, लेकिन मतलब चादर आदर लेकर ढकी रहती है पूरी तरह से। अब उनको आदत पड़ गई है वो तो। और अफगानिस्तान में जब दिल्ली में पढ़ता था आरिफ भाई, तो मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे अफगानी लड़के लड़कियां थे, और वो लड़कियों को देख के हमको लगता था कि अमेरिका वगैरह से आई है, जब तक बात नहीं होती थी, क्योंकि वो स्कर्ट पहनती थी। और यानी मैं कोई ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके जो रहन सहन जो था वो बहुत मॉडर्न था, क्योंकि तब आप देखें अमेरिका और शाह ऑफ ईरान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी उधर, और इधर अफगानिस्तान में भी इनकी काफी अच्छी अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, तो काफी आना जाना था। लेकिन अब ये रिग्रेस करती गई है सोसाइटीज, और अमेरिका जिस जिस कंट्री में घुसा है कभी उसको उन्होंने प्रोग्रेस की तरफ तो लेके नहीं गए। मुझे ऐसा लगता है ये जो लड़ाइयां गल्फ में लड़ता रहा है अमेरिका अभी तक, ये जीतने के लिए इन्हें नहीं लड़ी है, ये सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए लड़ी है, एक इंडस्ट्री को कायम रखने के लिए, ऐसा एक लोग मानते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? और पाकिस्तान का क्या रोल है? आपने एग्जैक्टली सही बात बताई। देखे, जंगें अमेरिका की इकोनॉमी को चलाती हैं, क्योंकि अमेरिका की जो वार वेपनरी के कॉरपोरेट्स हैं, जो एयरफोर्स की चीजें बनाते हैं, जो दूसरी, ये अमेरिका की इकोनॉमी चलाती हैं। जब कोल्ड वॉर थी तो इनको कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए इन्होंने जिहादिज्म को प्रमोट किया, फंडिंग की बिलियंस ऑफ डॉलर। आज जो जिहादी आपको नजर आते हैं सब अमेरिका के हैं। इवन हिलरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल पर्सन ने सेनेट की हियरिंग में बता दिया कि वी क्रिएटेड उसामा बिन लादेन, वी ट्रेंड हिम,
वी क्रिएटेड अल कायदा, वी क्रिएटेड तालिबान, और इनका जो स्टूज है वो है ISI ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जरिए ये पूरी ग्लोबल जिहादिज्म जो है, या इसको आप टेररिज्म कह लें, क्योंकि जिहाद आज के दौर में टेररिज्म बन चुका है। क्योंकि जिहाद 1400 साल पहले घोड़े पे बैठे, लश्कर उठाया, तलवार ली, कत्लेआम शुरू कर दिया, और बात थी। आज के दौर में ये चीजें टेररिज्म में आती हैं इंटरनेशनल उसमें डिक्शनरी में। तो अमेरिका इज बिहाइंड ऑल दिस जिहादिज्म या टेररिज्म। क्रिएट इन्होंने किया है, कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 2 अगस्त 1990 को जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर को बगदाद में बुलाया और उसने कहा कि ये कुवैत बड़ा तंग कर रहा है, मैं इसका क्या करूं, तो उसने कहा आपका आपस का मसला है, आपने जो करना है करो, आपने हमला करना है हमला करो, हम कुछ नहीं बोलते। सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया, 2 दिन बाद कुवैत पे कब्जा कर लिया। तो अब अमेरिका ने ग्लोबल पूरी फोर्स तैयार की, UN रिजोल्यूशन आ गए, एम्बार्गो आ गया। ब्लू आइट बॉय इनका जो था सद्दाम हुसैन, ओवरनाइट दुश्मन बन गया, क्योंकि इनको मिडिल ईस्ट में अब घुसना था। अफगानिस्तान से निकल के अब मिडिल ईस्ट से घुसना था। 88 में जिनीवा अकॉर्ड होता है, अफगानिस्तान से सोवियत निकल जाता है, अमेरिका निकल जाता है। अब अमेरिका की आर्मी फारिग थी, इनको बड़ी मार्केट चाहिए थी। इन्होंने कुवैत के जरिए फिर इराक, फिर सीरिया, फिर लीबिया, सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जंगें इनकी इकोनॉमी चलाती हैं। जी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। इन लोगों ने एक एडम कर्टिस की BBC की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है हाइपर नॉर्मलाइजेशन, बड़ी बहुत एकेडमिक लेवल की, बहुत अच्छी है। इन लोगों ने, अमेरिका ने $3 मिलियन खर्च किए थे वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स, नोबेल प्राइज विनर्स वगैरह को ले जाके गद्दाफी के साथ एक कॉन्फ्रेंस करी थी, जो पूरे वर्ल्ड में टीवी में आई थी। फिर गद्दाफी के नाम से एक बुक की थी, थर्ड ऑल्टरनेटिव नाम से, मतलब सोशलिज्म भी खत्म हो गया है, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी भी हो गई, अब एक नया आना चाहिए, एक न्यू विजन फॉर द वर्ल्ड। और उसको पोजीशन किया जैसे वो कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी को उन्होंने सड़क पे कुत्तों की तरह मारा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पूरे सिविलाइजेशन को बर्बाद करके छोड़ दिया। आज सब हर जगह देखा जाए तो इन्हें बर्बाद कर दिया उसको। वो तो मुझे बात समझ में आती है, अमेरिका का ये पूरा का पूरा गेम है। लेकिन आपका जो पाकिस्तान है, ये चाहे इमरान साहब आ जाएं, चाहे जिया साहब आ जाएं, चाहे नवाज साहब आ जाएं, इनमें से कोई आए, मैं तो कहता हूं कोई भी आ जाए या कोई ना भी आए, ये ISI की पॉलिटिक्स वही चलती रहती है, टेररिज्म को सपोर्ट करना, उसे क्रिएट करना। और तालिबान उनने क्रिएट किया, और आज भी लोग कह रहे हैं कि तालिबान उन्हीं के साथ मिलजुल के ही काम कर रहा है जो कर रहा है अफगानिस्तान में। और किस तरह से पाकिस्तान, ISI ने किस तरह से अमेरिका को, तालिबान को यूज करके हराया है वहां पे अफगानिस्तान में। अब ये अफवाहें भी हो सकती हैं, सत्य भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो तय है कि ISI पिछले 30-40 साल से लगातार ये घिनौना गंदा गेम अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। इसका अब क्या भविष्य है? अब अमेरिका बहुत ज्यादा दिन तक तो ISI को सपोर्ट कर नहीं सकता, तो क्या है इसकी पूरी पॉलिटिक्स? देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट हो, नाम की डेमोक्रेसी सही हो, लेकिन रूल आर्मी करती है। आज पोजीशन ये है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है पाकिस्तान में, या फॉरेन एम्बेसडर अब पाकिस्तान में मिलता है, तो वो बाजवा से मिलता है। इमरान खान सिर्फ पौधों को पानी दे रहा होता है। अमेरिका जाते हैं ये, तो बाजवा पहुंचता है, 1 हफ्ता सबसे डील कर लेता है, पेंटागन में मीटिंग कर लेता है, सबसे कर लेता है। इमरान खान सिर्फ साइन करने के लिए आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पेपर पे तो प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ के 5 साल में पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी सारी आर्मी चलाती थी। तो पाकिस्तान में सारी गेम ISI की है। आपने कहा कि अब ज्यादा अरसा अमेरिका आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकता, आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो अरसे से वेट कर रहे हैं कि अब अमेरिका जो टेररिज्म की फैक्ट्रीज हैं, पाकिस्तान टेररिज्म के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, अब उनको कंट्रोल करे। आपने अफगानिस्तान में अमन लाना है, आपने ईरान को कंटेन करना है, आपने मिडिल ईस्ट में अमन लाना है, आपने भारत में अमन लाना है, आपको पाकिस्तान को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान अब अपनी लॉजिकल एज गुजार चुका है। जिस मकसद के लिए वेस्ट ने पाकिस्तान बनाया था, वो अब फोत हो चुका है।
और जब विवेक भाई हम बाजार से कोई खाने की चीज लाते हैं उस पर एक्सपायरी डेट होती है ना, जब वो एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें से बास निकलती है, माहौल को खराब करता है। यही चीज पाकिस्तान है कि अब वेस्ट को समझना होगा कि ये अब बास मार रहा है और अब ये इसमें से कीड़े निकल के एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। अफगानिस्तान में आप 40 साल क्या 400 साल लड़ लें, जब तक आप पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे आप अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकते। 2001 में आपने हमला किया तालिबान के ऊपर, सारे तालिबान आके चले गए, आईएसआई की गोद में जाके बैठ गए कि भाई अब हमें पकड़ लो। अब वापस जब जैसे ही अमेरिका निकला तो सारे ही आ गए वापस। तो ये सब पाकिस्तान का खेल है। कश्मीर में इन्होंने आतंक मचाया, पंजाब में एक नॉन एग्जिस्टेंट खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, जिंदा कर दिया। सही बात। दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। एफएटीएफ अभी तक उसको ग्रे लिस्ट में रख रहा है, मैं कहता हूं ब्लैक लिस्ट से भी कोई ऊपर हो तो उसमें डालना चाहिए। पाकिस्तान डिजर्व्स ग्लोबल सैंक्शंस, टोटल एम्बार्गो। पाकिस्तान आर्मी शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनको तो सबको आर्मी, लेकिन है क्या पोजीशन? कनाडा में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स मिलियनर है, सारे कॉलोनीज बना के बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। इनको तो वार क्राइम ट्रिब्यूनल में खड़ा करना चाहिए। तो आपने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द पाकिस्तान को डिस्कार्ड कर देगा, आई विश ऐसा हो, लेकिन मुझे नजर नहीं आता। इसलिए कभी 23 अगस्त को $2.77 बिलियन आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं, $570 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने परसों दिए हैं। तो पाकिस्तान जितना खड़ा करते हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं आप बोल रहे थे तो मेरे को एकदम से ख्याल आया कि अब तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पाक आईएसआई का हाथ छोड़ना, क्योंकि अफगानिस्तान से बैलेंस करने के लिए उनको शायद एक चाहिए। और अमेरिका तो आप जानते हैं ड्रग लॉर्ड्स के साथ, स्मगलर्स के साथ, टेररिस्ट के साथ, रोग नेशंस के साथ डील करने में बड़ी एक्सपर्टीज है उनकी, उससे बड़े माहिर है वो लोग, तो वो तो करेंगे ही करेंगे पक्का। लेकिन एक बात जो आजकल डिस्कोर्स में चल रही है इंडिया में वो ये है कि तालिबान के राइज से, चूंकि अब आईएसआई भी घुसा है, अभी तो कल कह रहे हैं कि हक्कानी वालों ने किया सुसाइड बॉम्बिंग या आईएसआई ने, क्या खबर है इंग्लैंड में क्या बोल रहे हैं? भाई हम कहते हैं जिसने भी किया है पीछे आईएसआई ऑफ पाकिस्तान आर्मी है। क्योंकि सब है ना गंदे अंडे हैं एक ही मुर्गी के, चाहे तालिबान है, चाहे आईएसआईएस है, चाहे लश्कर तैयबा है, लश्कर जंगवी है, हिजबुल तहरीर है। दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होगा, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे, उस पर ठप्पा लगा होगा मेड इन पाकिस्तान, मेड इन आईएसआई। वो भी है। देखें विवेक भाई, आप एक फिल्म बनाते हैं ना, तो आपका एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसके ऊपर पूरी फिल्म चलती है। ये सारे स्क्रिप्ट आईएसआई के लिखे हुए हैं। हाँ। तो लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों का इंडिया में, कि अब इसके बाद कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट के लिए समस्याएं खड़ी होगी। और वो बड़ा एक ऑब्वियस सा डिडक्शन है कि भाई तालिबान स्ट्रांग होगा, आईएसआई यूज करेगा, कुछ लोग अभी देखिए 6 महीने 1 साल में मामला थोड़ा ठीक ठाक होगा, तालिबानी गवर्नमेंट आएगा। पर वो जो बंदूक चलाने की जिसको सुबह शाम आदत लग गई है, शेर के मुंह में जो खून लग गया, उसे तो उत्पात चाहिए, उसको तो खुराफात चाहिए, तो वो घुसेगा और आईएसआई उसको यूज करके इंडिया में ट्रबल करेगा। दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। पर मेरा मानना दूसरा है। मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा पंजाब में ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पंजाब में केपीएस गिल साहब ने जो सफाया किया था पूरे टेररिज्म का, वो इनके दिमाग में, दिल में नासूर बन के घुसा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि ये पूरी सन 84 में ये सब हुआ था, 90 में टेररिज्म खत्म किया गया पंजाब से। तो जो ये सन 1995 के बाद जो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, साउथ हॉल में जो ये बच्चे पैदा हुए हैं सिख के, इनका भी मदरसा की तरह से एक ब्रेन वॉश तो किया गया है। इनको बताया गया है कि भिंडरन वाले संत थे, और इनको सत्य बताया नहीं, और बोला गया खालिस्तान तो हमारा हक है। और इन बच्चों को यह सिखा दिया गया है कि जो हिंदू धर्म है वो सिक्खी से निकला हुआ है, सिक्खी नहीं निकली है वहां से, सिखिज्म पंथ नहीं। ऐसा अजीब सी बातें करते हैं वो। इनके पास पैसा भी है, और ये लोग जो है तरह तरह के खुराफाती लोगों से भी जुड़े हुए हैं। अब 1 साल से तो वहां पे इनको बैठाल के रखा है, और उसमें आईएसआई ऐसा हो ही नहीं सकता आईएसआई का उसमें स्क्रिप्ट का कोई सीन ना लिखा हो। पर मुझे ऐसा लगता है आईएसआई जो है अब इंडियन डिप्लोमेसी को कंफ्यूज करके कश्मीर में, पंजाब में अनरेस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल।
और पंजाब में उनको सूट करेगा कि वीक गवर्नमेंट हो या कोएलिशन गवर्नमेंट हो और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ना आए, और इसके लिए वहां पे वो खालिस्तान का मूवमेंट जिंदा रखेंगे। ऐसा मेरा एक एस्टिमेट है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पे क्या रेपरकशंस होंगे? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। एलओसी है ना, वहां पे भारत की बहुत ही स्ट्रांग आर्मी मौजूद है, बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। पंजाब में चूंकि एक स्टेट है, कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी है, तो फेडरल गवर्नमेंट वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है। पंजाब एक स्टेट है, तो वहां पे इस हद तक आर्मी का वो, फिर बॉर्डर बड़ा क्लोजली मिलता है यहाँ पे, लाहौर और अमृतसर के दरमियान, फिर आप सियालकोट नारेवाल के दरमियान, तो ये सारी चीजें बॉर्डर जो है ना, इसलिए आसानी से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर लेता है। जैसे कि ड्रग्स के ड्रोन आते हैं, रोज के कितने ड्रोन आके पंजाब में आते हैं। लेकिन एक जगह आके आईएसआई भी पंजाब में फंस जाती है कि इन्होंने अपनी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक माइंडसेट ऐसा बना दिया है लोगों को कि कभी महाराजा रणजीत सिंह का पुतला तोड़ देते हैं, कभी किसी सिख लड़की को उठा के ले जाते हैं, कभी गुरुद्वारे पे हमला कर देते हैं। उससे इनको सेटबैक मिल रहा है कि कश्मीर में तो चले दोनों साइड पे मुसलमान हैं, तो वहां पे ये चीज नहीं आती, लेकिन यहाँ पे रिलीजन में आके ये फंस जाते हैं और फिर थोड़ा सेटबैक होता है। जैसे अभी महाराजा रणजीत सिंह का पुतला जब उन्होंने तोड़ा, दैट इज नॉट ए बिग थिंग। इसके बाद जो 50 यूट्यूबर ने वीडियो निकाली कि महाराजा रणजीत सिंह तो एक बदबूदार आदमी था और सही किया और हमारे मुजाहिद ने अच्छा काम किया, इससे फिर मैसेज जो है ना सिख कम्युनिटी को अच्छा नहीं जाता। जबकि सिखों में आपको पता है कि मेजोरिटी खालिस्तान पे बिलीव नहीं करते। खाली पाकिस्तान पे सिर्फ बाहर रहने वाला सिख क्योंकि आसानी से हथिया जाता है। जैसे लंदन में आप गुरुद्वारे पे चले जाएं तो भिंद्रावाला की तस्वीर लगी हुई है, तो बाहर रहने वाला सिख तो करता है थोड़ा बहुत। इंडिया में तो एक भी शायद आपको सिख ना मिले जो कि इसको सपोर्ट करता हो, क्योंकि मसला नहीं है। आजादी की उस जगह चलती है जहां पे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो। इंडिया में सिख मतलब अपनी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की उससे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं राइट्स, तो इसलिए वहां पे कोई मसला नहीं। अब कश्मीर में आ जाते हैं। कश्मीर में बालाकोट के बाद है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पाकिस्तान सरकार को। फिर गलवान में भारत आर्मी ने चाइना को धकेला ना, जो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। तो कश्मीर में पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन होने से पहले हम रोज सुनते हैं कि आज जेएनके में इतने टेररिस्ट मार दिए, आज इतने पकड़ लिए, ये मुकाबला हुआ। वहां पे भारत ने बहुत सख्त हाथ रखा हुआ है, तो कंट्रोल में है चीजें। पंजाब इज ए डेंजर जोन। मैं यहाँ पे भारत सरकार को, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अपनी समझ से एक बात कहना चाहता हूं कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। भाई जिस तरह पाकिस्तान एक नॉन एग्जिस्टेंट खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आप एक जेन्युइन बलूचिस्तान आजाद मूवमेंट है जो कि ऑक्युपाइड नेशन है, जो अपने बल पे 48 से लेकर अब तक 70 साल से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आप खुदारा इनको मदद करें। जब आप तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं बलूचिस्तान एक ऑक्युपाइड लैंड है, गन पॉइंट पे उनसे एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई थी। फिर जन गण मन सिंध हिंद है, सिंधु देश को सपोर्ट करना तो आपका कर्तव्य बनता है। सिंधु देश के मतवाले सिंध की आजादी चाहते हैं, तो भारत को ऑफेंस करना चाहिए डिफेंस के लिए, टिट फॉर टैट के लिए नहीं। आप सपोर्ट करें बलूचिस्तान सिंधु देश को, पाकिस्तान की आर्मी उधर ही मर जाएगी। थोड़ा खाली पॉलिटिकल सपोर्ट दे दें। पाकिस्तान तो खुल के कहता है कि हम कश्मीर में सपोर्ट करेंगे, हम तो हर तरह से मदद देंगे। आतंक फैला रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप आतंक फैलाओ, लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट कर दें। दिल्ली में 2 एम्बेसीज खोल दें गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, सिंधु देश और बलूचिस्तान, पाकिस्तान उधर ही ढेर हो जाएगा। सही बात। नहीं देखिए, इनके मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट स्ट्रेटेजी है। पहला माइलस्टोन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया मोदी। ये बात सच है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं यहाँ रहता हूं, मैं पूरी उम्र गुजर गई मेरी, ऐसा एक सुबह दोपहर या शाम नहीं हुई थी जिसमें पाकिस्तान को लेके कुछ ना कुछ न्यूज में, महफिलों में कहीं ना कहीं कुछ चर्चा ना चलती हो हिंदुस्तान में। जैसे पाकिस्तान में 24 घंटे न्यूज में इंडिया को गाली दो, आप जानते हैं हमेशा चलता रहा ये। फिर मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि अब बस खत्म, कोई रिश्ता नहीं। उस दिन के बाद आज तक ना तो मोदी जी ने या उनकी गवर्नमेंट ने, किसी आदमी ने पाकिस्तान शब्द मुंह से निकाला। इंडिया में न्यूज ने उसको ड्रॉप कर दिया, आम आदमी ने उसकी बात करनी बंद कर दी। पाकिस्तान ऐसा हो गया लोगों के दिमाग में जैसे कहीं टिम्बकटू है, कोई ऐसा है जिससे हमें मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। वो मेरे ख्याल से पहला स्टेप था। दूसरा था आर्टिकल 370 का मसला बहुत गहराई का था।
बहुत कॉम्प्लेक्स था, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, ये बताना बड़ा मुश्किल है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसा है, उसमें डिसीजन लेना उसको लेके। अब जो तीसरा मसला है वो है बलूचिस्तान का, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर ये कोविड नहीं हुआ होता तो शायद 2024 के पहले वो बलूचिस्तान शायद आजादी हो गया होता, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो एक बड़ा वहां पे कुछ तो होता है, स्ट्रगल है, रेवोल्यूशन होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। मेरी अगर रीडिंग पॉलिटिक्स की और मोदी गवर्नमेंट की या उनकी लीडरशिप की सही है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगले कुछ एक सालों के अंदर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा, और वो इंडिया के कारण आएगा, इंडिया के ही कारण। बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, ब्राह्मदाग बुक्टी, उनको कॉर्नर कर दिया गया है। जिनीवा गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट ले लिया है, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने उनको ना ट्रैवलिंग की इजाजत है ना मूवमेंट की इजाजत है, उनके फोन टेप हो रहे हैं चाइनीज प्रेशर पे। नवाब खैरबख्श मरी के बेटे हरब्यार मरी और मेहरान बलोच, मेहरान को 20 साल के लिए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया कि आप नहीं आ सकते। मैं मेहरान से मिलने जाता हूं, मेहरान कहता है आरिफ भाई मेरे फोन, मेरे बच्चों के फोन सब टेप हो रहे हैं। इस हद तक पाबंदियों में रह रहे हैं तो ये कैसे अपनी मूवमेंट चलाएंगे? ये मुंह से मांग रहे हैं कि हमें अजाइलम दे भारत, हमारे लोगों को अजाइलम दे। जो बलूचिस्तान से भाग के इनके पास एक रास्ता था। अरे मुझे दिन में इतने बलूचिस्तानी लोकल लीडर्स के मैसेज आते रहते हैं, मैं सपोर्ट भी करता रहता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है ये मसला सॉल्व तो होगा, और अब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले इनके पास अफगानिस्तान था जहां पे ये जाके पनाह ले लेते थे। अब तो अफगानिस्तान में भी इनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आ गई है, तो इनके पास बेचारों के पास कोई जगह नहीं है। कई तालिबानियों ने कई बलोचों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दिए है। चमन बॉर्डर से ट्रक के ट्रक भर के भेज रहे हैं बलोचों को, क्योंकि हजारों बलोचों ने वहां पे पनाह ली हुई थी, मजे से कर इसमें गनी हुकूमत में रह रहे थे। अब गनी साहब तो चले गए, तालिबान पकड़ पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर रहा है। तो इस वक्त भारत का इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। देखिए भारत का एक पोटेंशियल है कि इस इलाके की सुपर पावर है भारत, चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना डेमोग्राफी में अलग है, जबकि ये काबुल से लेके थाईलैंड तक एक भारत एक जमाने में हुआ करता था। भारत इज मातर देश ऑफ दिस ऑल कंट्रीज, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो। आरिफ भाई ये हम लोगों की बदकिस्मती, मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर को लेके जो इंडियन मुस्लिम्स अपनी यूनिटी और एक जो अग्रेसिव एक्टिविज्म दिखाते हैं, उसका 10% अगर भारत के लिबरल प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे मुस्लिम्स बलूचिस्तान को लेके अगर दिखा देंगे तो मैं गारंटी, तो गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मैसेज मिलता है। तो वो एक समस्या है कि हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पे और ज्यादा डिवाइडेड हो गए। सेकुलरिज्म को अपना प्रिविलेज की बजाय राइट समझ लिया इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने, और जरा सा भी यानी जो एक बच्चा होता है घर में, उसको जरूरत से ज्यादा दे दो बिगड़ जाता है, और कभी अगर जरा से उससे कोई चीज वापस ले लो जो आपने उसको गलत दी, समझिए 10 चॉकलेट दे दी और एक टुकड़ा उससे वापस लो, उसको लगता है जैसे कि उसके हक की चीज आपने उससे छीन ली है, जबकि ये सच बात नहीं है, बिल्कुल भी देखा जाए तो ये गलत बात है। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति है, पर अब उससे लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ ही रहे हैं, हम और आप अलग अलग मुल्कों में बैठे हैं, अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, फिर हम लोग क्या है कि एक जो सच्ची बात है जैसी है वैसी बोलते हैं। इस शो का नाम ये ब्रूटली ऑनेस्ट, तो जैसा आपको लगता है आप बोलते हैं, मुझे जैसा लगता है वैसा मैं बोलता हूं। हम लोगों को यही काम जो है आगे लेके चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगले कुछ एक साल थोड़े कठिन तो होने वाले इस रीजन के लिए। और मुझे आखिर में ये बताइए कि ये यूके के बड़े वीडियोस आते रहते हैं कि वहां पे भी अब कई जगह पे लोग सड़क पे नमाज पढ़ने लगे, मुस्लिम लोग असर्टिव होने लगे, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनका जो अगला सबसे बड़ा मिशन है वो यूके में एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनाना, और इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। तो ये ऐसा समझिए जैसे इंडिया में नेपाल से बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं नेपाल के बहुत लोग काम करते हैं, और एक दिन वो ये बात को लेकर जंग लड़ने लगे कि एक दिन इंडिया में नेपाली प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात मुझे लगी। तो क्या ये वाकई में जो है वहां धीरे धीरे शरिया और इस्लामिक रूट्स बढ़ती जा रही हैं? इंग्लैंड में क्या हाल है, यूरोप का? देखिए है तो सही एक मसला कि यहाँ भी कभी पार्क में, एक बार मैं 2-3 साल पहले एक पार्क में गया इल्फर्ड के बच्चों के साथ, तो वहां कागज A4 लगा हुआ था, प्लीज डोंट ब्रिंग योर डॉग्स बिकॉज वी डोंट लाइक डॉग्स।
तो है सही। यहाँ पे आप बाजार में चले जाएं, आपको स्टॉल लगा के जुब्बा पहना हुआ आदमी फ्री में कुरान बांट रहा है, तबलीग कर रहा है। तो ये चीजें हैं सही। इंग्लैंड की गवर्नमेंट काफी आपकी सरकारों की तरफ अपीजमेंट करती है यहाँ पे, लेकिन मुझे एक चीज खुद हजम नहीं होती कि हम सुनते आए हैं कि ये अंग्रेज है ना 50 साल पहले की सोच लेता है, 50 साल बाद की 50 साल पहले ही सोच लेता है। तो क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके मुल्क में एक कयामत आने वाली है? क्योंकि आफ्टर ऑल ये पिच बैटल होंगी। फ्रांस ने बहुत जल्दी इस पे एक्शन ले लिया है। फ्रांस अपने लिबरल सेक्युलरिज्म को इंपोज कर रहा है आस्ते आस्ते। इंग्लैंड को आज नहीं तो कल करना होगा, और ये बाय फोर्स ही होगा। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ सकता मुसलमान, आई डोंट थिंक सो। लंदन की डेमोग्राफी दूसरी है कि लंदन से गोरा सब निकल निकल के भाग रहा है, और आपके बदकिस्मती से सेक्युलर इंडियन है ना जो, वो यहाँ भी बड़ा नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं। वो ऐसे कि इस साल मार्च में सेंसस हुए तो हम सबके घरों में फॉर्म आए, तो उसमें रिलीजन था, तो मुसलमान को बोलने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान ही लिख रहा है। लेकिन हिंदुओं में एक मूवमेंट मैंने वहां यहाँ पे देखी, कंपेन चल रही थी कि भाई साहब हम सेक्युलर हैं, भाई हमें सेक्युलर लिखना है, हमें हिंदू नहीं लिखना। तो आपके भारत का भी ये मसला है। यहाँ पे भी तो मेजोरिटी लंदन में फिर क्या है, और फिर हिंदू ये सोचता है यहाँ का कि यार एक गोरे मेयर से बेहतर है कि हमारा एक एशियन मेयर तो आएगा जो हमारी एशियन कल्चर को, तो वो ये नहीं सोचता कि भाई आफ्टर ऑल वो एशियन बाद में, मुसलमान पहले है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल के लिए पूरे यूके के वोटिंग होती है, तो आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर का एक खतरा है। आखिर में मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में सबसे बड़ा मसला सेक्युलर और लिबरल हिंदू है। इसलिए कि आपका जो सेक्युलरिज्म है ना वही फेक है। मैं यूनाइटेड नेशंस में इतने सालों से काम करता हूं, मेरी समझ ये कहती है कि सेक्युलरिज्म उस सोसाइटी, अव्वल तो सेक्युलरिज्म इंसान का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। दूसरा ये है कि सेक्युलरिज्म में मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं होते। जैसे इंग्लैंड में कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं, क्योंकि सब बराबर हैं। लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म भी है और माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी अपने बेनिफिट भी ले रहे हैं और मेजोरिटी बलि का बकरा बना रहता है। और सेकुलरिज्म है, लेकिन जो लॉज हैं वो मुस्लिम्स के लिए अलग हैं और हिंदू के लिए अलग हैं। हिंदू टेंपल गवर्नमेंट के पास है, और मुस्लिम जितनी वर्शिप की प्लेसेस हैं वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड वगैरह के पास है। तो भारत में जिस दिन हिंदू हिंदू बन गया ना, उस दिन भारत की समस्याएं 90% खत्म हो जाएंगी। और भारत में मैं नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमिस्ट बन जाए, रिलीजन तो कोई भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, पर्सनल, लेकिन अपने धर्म पे प्राउड फील करना इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि आपका धर्म तो वो धर्म है जो ब्लडलेस है, जिसने कभी इंसानियत के खिलाफ हमले नहीं किए, इंसान को मारने की बात नहीं की। लेकिन हमारे हिंदू भाई साहब क्या कहते हैं कि नहीं जी मैं तो सेक्युलर हूं, मैं तो जी सेक्युलर हूं, लिबरल हूं। तो रहे ना लिबरल, सेक्युलर रहें, लेकिन सेक्युलर गवर्नमेंट होती है। आप या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या एथेइस्ट हैं फिर, लेकिन आप सेक्युलर नहीं हो सकते। सही बात है। और लिबरल तो मतलब हिंदू फिलॉसफी से ज्यादा लिबरल और कौन सी फिलॉसफी होगी? आप हैं लिबरल, मेरी नजर में आप बहुत लिबरल इंसान हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप भी हैं, हम सब लिबरल ही लोग हैं देखिए। तो लेकिन अब क्या करें, इस दुनिया में एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स हमेशा रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आदमी एक तरफ प्रोग्रेस कर रहा है टेक्नोलॉजिकली, पर दूसरी तरफ कहीं पे इसका प्रॉब्लम दूसरा ये कि जो मार्क्सिज्म है, जो कम्युनिज्म है, वो लिबरल जितने प्रोग्रेसिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर मार्क्स का हिस्सा घुसा हुआ है। ये मुझे लगता है इस्लाम से भी ज्यादा खतरनाक रिलीजन है, क्योंकि ये रिलीजन, ये वो काफिर वर्ड यूज करते हैं, ये लोग ऑपरेसर वर्ड यूज करते हैं उसी के लिए। इनके हिसाब से जो मार्क्स को नहीं मानता है वो ऑपरेसर है और ये विलन है। अब मजे की बात यह कि चूंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तबके ने मार्क्स को पढ़ा और आगे लेके गए मूवमेंट को, तो इन लोगों को ना, लोगों को लेबल करना, उन लोगों को नैरेटिव के थ्रू डिस्ट्रॉय करना, मीडिया पे अपना डोमिनेंस बनाना, हॉलीवुड में डोमिनेंस बनाना, सोशल मीडिया आज पूरा इनने कर लिया है। आप पता नहीं आप सस्पेंड हुए कि नहीं कभी यूट्यूब से या ट्विटर से या फेसबुक से? बहुत बार। बस आप जरा सी इनके खिलाफ कोई बात करिए, तुरंत आपको सस्पेंड कर देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को दुनिया में अगर खत्म करने का ठेका किसी ने लिया तो कम्युनिज्म ने लिया, जिससे लिबरल लोग जुड़े हुए हैं, लेफ्टिस्ट वोक जो भी बोले उससे। तो एक तरफ देखा जाए तो फिजिकल लेवल पे टेररिज्म से, जो इस्लामिक टेररिज्म, उससे काफी दुनिया को नुकसान हुआ है। लेकिन जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कम्युनिस्ट लोगों का है, जो कि मुझे एक बात बताइए, खुद को लिबरल बोलते हैं,
खुद को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये कहां की बात हुई? अरे विवेक, एक आदमी ने जो सबसे ज्यादा जेनोसाइड दुनिया में किए, मैं सोचता था चंगेज खान होगा, तैमूर होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने स्टडी की तो माओ जेतुंग ने 78 मिलियन लोगों को मारा है अपने दौर में जी। और इंडिया में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, इंडिया में नाम है उसका। इंडिया में इतनी लिबरल सोसाइटी है कि हमारे एक पॉलिटिशियन का नाम स्टैलिन है तमिलनाडु में। सोचिए आप, अमेरिका में कोई हिटलर रख ले या इंग्लैंड में हिटलर नाम रख ले तो उसको नौकरी ना मिले। कितने मिलियन आदमी मारे हैं स्टैलिन ने, बताइए। तो और ये मुल्क के लोगों को मारते हैं ये। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा बात करके आरिफ भाई। मैं एक आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को कभी जब बड़े इंपॉर्टेंट मसले हों, इंटरनेशनल मसले हों, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, हमको आपको बातचीत करते रहना चाहिए। अरे विवेक भाई, आप तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है, आप जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल। चलिए, आपको सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू आरिफ भाई। सो थैंक यू एवरीबडी, आप जहां भी हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आरिफ भाई इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं उनको फिर अभी दावत दी, उनको फिर से बुलाऊंगा। लेकिन आप ये सारा जो हम काम करते हैं, रिसर्च एंड एवरीथिंग, इफ यू वांट यू कैन हेल्प अस बाय कंट्रीब्यूटिंग एट आई एम बुद्धा। आप नीचे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूंगा उस चीज के लिए। आई विल सी यू अगेन विद अनदर फैंटास्टिक पॉडकास्ट ऑन सम इंपॉर्टेंट इशू। थैंक यू।